मैं समय हूँ, तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान मेरे ही अधीन है। इस जगत में जो भी होता है मैं सब देखता हूँ। मैं आपको भी देख रहा हूँ। मैं हर व्यक्ति के चरित्र को जानता हूँ। मैंने ब्राह्मण को रावण बनते देखा है और रत्नाकर को वाल्मीकि बनते भी देखा है। लेकिन एक रहस्यमय व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में आप आज तक निश्चय नहीं कर पाए हैं कि वो कैसा था, अच्छा या बुरा। ये व्यक्ति कौन है? आचार्य चनक का पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य। बचपन में ही विष्णुगुप्त के माता और पिता का देहांत हो गया। एक अनाथ बालक अपनी मेधा शक्ति के बल पर उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल तक्षशिला का आचार्य बना। उसने राज्यों का विस्तार किया पर कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की। केवल अपनी इच्छा शक्ति से उसने जो चाहा वही पाया और जो उसके रास्ते में आया उसका विनाश किया। आज मैं इस रहस्यमय व्यक्ति के चरित्र को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये बात ईसा के जन्म के लगभग 400 साल पहले की है। उस वक्त भारत कई राज्यों में बटा हुआ था। इन सब में सबसे बड़ा राज्य था मगध, जिसे आप बिहार के नाम से जानते हैं। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, आज का पटना। नंद परिवार के राजा धनानंद का राज्य चल रहा था। विष्णुगुप्त चाणक्य पाटलिपुत्र में एक विशाल ज्ञान सभा में भाग लेने पहुंचे। सभा से पहले नगर में घूमते हुए उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। कुछ बच्चे राजा और प्रजा बनने का नाटक कर रहे थे। देखिए। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो। इसका अपराध क्या है? इसने कर्नाटक के नागरिकों पर आक्रमण कर उन्हें लूटने का प्रयास किया है। नागरिक, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? महाराज, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। नागरिक, प्रजा के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। मंत्रीवर, ये 1 मास के लिए कारावास में डाल दिया जाए। और राजन, ये मगध का नहीं अपितु मालव जनपद का नागरिक है, अतः इसे और कड़ा दंड दिया जाए। मंत्रीवर, अपनी मर्यादा को भंग मत करो। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं, कोई कुरु, कोई लिच्छवी नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानव को बांट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद है भविष्य में पुनः अलगाव की प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बातों को न्यायालय में पुनः न उठाया जाए। आज की सभा यही विसर्जित होती है। सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो भिन्न भिन्न जनपदों के नागरिकों के मानस में बहुत गहरे बैठी है राजन। उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जनपदों की सीमा रेखा मिटाकर। सीमा रेखा मानव ही तो खींचता है राजन। अलगाव की भावना को तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, पर वह कैसे संभव है? अभी तो मैं अज्ञानी हूँ देव। पर विनयी हो। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। और तुम्हारे आचार्य का? बोलते क्यों नहीं? मेरा कोई आचार्य नहीं देव। क्यों? सभी कहते हैं मैं हीन कुल का हूँ, गाय बकरियां चराता हूँ ना। मैं पढ़ना चाहता था पर सभी ने मुझे धुतकार दिया। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। चंद्रगुप्त, तू अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाया है। मैं उन संभावनाओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से तेरा आचार्य मैं हूँ। उत्तिष्ठ भारत। आचार्य, क्या आप ज्ञान सभा में नहीं जाएंगे? अवश्य जाऊंगा। मैं वेदों को साक्षी मानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूं। मैं आलोक
काशी जनपद का निवासी आचार्य पिनाक पाणी का शिष्य सभा को प्रणाम करता हूँ। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका धड़ है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा किस पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए परम आवश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? मुझसे ही किसी राजपद अथवा कारशापणों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम? अग्निवेश। जनपद? तक्षशिला। आचार्य? तक्षशिला का गुरुकुल। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। निर्धन का धन? विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वह दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल? धर्म है। धर्म का मूल? अर्थ है। अर्थ का मूल? राज्य है। राज्य का मूल? इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल? विनय है। विनय का मूल? वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा? हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख! बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं। उत्तर दे मूर्ख! ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? क्यों ब्राह्मण? तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहां? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। मगध के राजा धनानंद को घमंड में चूर देखकर चाणक्य ने तय किया कि वो चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाएगा और उसे भारत का सम्राट बनने के लिए शिक्षा देगा। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए चंद्रगुप्त की माता ने अपनी ममता भुलाकर चंद्रगुप्त को गुरु के साथ जाने की आज्ञा दे दी। कौन है आप? तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करना चाहता हूं। मैं इसे ले जाऊंगा। ये संभव नहीं है। मैं उसे पुकारूंगा तो भी तू उसे रोक नहीं पाएगी। पर तू जननी, जीवन का पहला पाठ उसने तुझसे ही पढ़ा है। अब मुझे अपनी भूमिका पूर्ण करने दे। मेरे मार्ग में मत आ। चंद्रगुप्त का मार्ग प्रशस्त कर, मेरी सहायता कर। मेरा भविष्य बता दे माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मात्र इतना बता दे
कि क्या तूने मुझे अज्ञान के अंधेरों में ही जीने के लिए जन्म दिया है? मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे बता दे माँ। मैं तक्षशिला नहीं जाऊंगा। मेरे हाथों मौर्य कुल का गौरव कैसे बढ़ेगा? बस इतना बता दे। मैं तक्षशिला नहीं जाऊंगा। तू तक्षशिला जाएगा चंद्रगुप्त, तक्षशिला जाएगा। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। चंद्रगुप्त और उसके साथी नीति शास्त्र और युद्ध कला सीखते गए। ज्ञान के साथ साथ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भारत का भावी सम्राट बनने के लिए तैयार किया। सन था 326 ईसा पूर्व। यवन का एक महान योद्धा अलक्षेंद्र, जिसे आप अलेक्जेंडर या सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, विश्व विजय की इच्छा से निकला। इसी इच्छा से उसने भारत पर भी आक्रमण किया। उसके आतंक से बचने के लिए अनेक भारतीय राजाओं ने उसके साथ संधि की और उसे अपना राजा मान लिया। एक तरफ तो देश यवनों के द्वारा परेशान था, दूसरी तरफ भारतीय राजा राग रंग, वैभव विलासिता एवं आमोद प्रमोद में खोए हुए थे। मातृभूमि की दुर्दशा देखकर चाणक्य का मन रो उठा। उन्होंने तय किया कि यवनों को हराने का एक ही उपाय है कि पूरा भारत संगठित हो जाए। भारत पर आए संकट को देखकर चाणक्य ने आपसी मतभेद को भुला दिया और राजा धनानंद के पास सैनिक सहायता मांगने के लिए गए।
कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात जब सघन गगन से घन न गरज उठी सावन की घटा, घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा। एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार। छमक झुम झुम रमक झुम झुम छमक झुम झुम। राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास आया है। तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? आपसे प्रार्थना करने आया हूं महाराज। अलक्षेंद्र नामक एक यवन योद्धा मिस्र व पार्स के साम्राज्य को उखाड़कर भारत की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला से उसकी संधि भी हो चुकी है। शीघ्र ही भारत पर आक्रमण होगा। भारत यवनों द्वारा पदाक्रांत होगा। बस इसलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सहचरों को कष्ट दिया? महाराज, भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं। मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मगध भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व ले। तुम तो धनानंद को आज्ञा देने लगे भिक्षुक। याचना कर रहा हूं महाराज। लक्षावधि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। सीमा की रक्षा सीमा रक्षक किया करते हैं, सम्राट नहीं। इसके लिए मेरे द्वारपाल से कह दिया होता। सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। भिक्षुक, तुम मगध सम्राट को चुनौती दे रहे हो। अलक्षेंद्र भारत को चुनौती दे रहा है सम्राट। जब वो मगध को चुनौती देगा, मगध उसका प्रत्युत्तर दे देगा। जाओ भिक्षुक, मेरे अतिथि तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सम्राट। मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। एक मुट्ठी अन्न मांगा होता तो मैं विचार भी करता, पर तुम तो उसके भी योग्य नहीं हो ब्राह्मण। जाओ। देख रहा हूं कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? कौन करेगा उनके हलों की रक्षा? धनानंद के पास और भी काम है मूर्ख। मगध के स्वामी होने का गर्व है तुम्हें, पर विशाल भारत की सीमाओं के रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है। इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। भारत की सीमाएं तुम्हें पुकार रही हैं धनानंद। प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। उत्तिष्ठ विष्णुगुप्त, राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका तो अब वह शिक्षकों के हाथ में है। उठ, सोए हुए भारत को जगा।
जब तक मैं धनानंद जैसे राष्ट्र विरोधी शासकों का उद्धार नहीं करूंगा, तब तक मैं चाणक्य का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। धनानंद की सभा में अपमानित होने के बाद चाणक्य ने निश्चय किया कि वह पूरे भारत के बटे हुए राज्यों का एक राष्ट्र के रूप में फिर से निर्माण करेगा। चाणक्य ने गुरुकुल के छात्रों को यवनों के खिलाफ गतिशील किया। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त को सेनापति बनाकर एक सेना तैयार की। यवन सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनको भी खूब समझाया और मातृभूमि की तरफ से लड़ने के लिए राजी किया। इस तरह से चंद्रगुप्त की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली बन गई। सिकंदर युद्ध में तो जीत गया, लेकिन भारत की आध्यात्मिक विचारधारा को समझ नहीं पाया और इस आध्यात्मिक शक्ति के आगे हार गया। वेलकम अम्फिस। कल्याण ऋषि, किसी प्रकार मैं इन्हें यहां ले आया। ठीक कहते थे ऋषि दांड्यायन, व्यर्थ ही घूम रहा है तू धरती पर। भटक गया है तू। मैं एक योद्धा हूं और विश्व विजय के लिए निकला हूं। विश्व विजय? अलक्षेंद्र, देख तेरे साम्राज्य की स्थिति, और तू भी देख क्या हुआ। दूसरा छोर ऊपर हो गया और अब फिर वही हुआ। देख तो सकता है तू, पर सोच नहीं सकता। एक छोर पर दबाव डालता हूं तो दूसरा छोर सिर उठाता है। एक छोर को नियंत्रित करने का प्रयास करता हूं तो दूसरा छोर अनियंत्रित हो जाता है। यही होगी तेरे साम्राज्य की स्थिति। विश्व विजय की कामना से निकला है तू, पर स्वयं से पराजित हो रहा है एक इच्छा से। विजय की इच्छा से तो पराजित है तू, और विश्व विजेता होने के लिए निकला है। बैलेंस। कल्याण हो तेरा अलक्षेंद्र। सिकंदर अपनी आधी सेना भारत में छोड़कर देश से चला गया। कुछ समय बाद वो इस संसार से भी विदा हो गया। चाणक्य भारत के हर नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम जगाने में सफल हो रहे थे। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच के राज और आचार्य विष्णुगुप्त दोनों उपस्थित हैं। मेरी इस परिषद की ओर से
आचार्य विष्णुगुप्त से प्रार्थना है कि वो अपने विचारों से इस परिषद को लाभान्वित करें। ओम। मेरे स्वजनों, एक विष्णुगुप्त गौरव भूषित हो या नहीं परिषद, नहीं शिक्षक के लिए गौरव की बात हो सकती है। और शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल हो। हमारा अनुभव है, हम शस्त्र और शास्त्र धारण करने वालों को राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए और व्यक्ति से पहले खंड खंड हमारी राष्ट्रीयता हुई। अतः शीघ्र ही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा और वह सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है। शिक्षक इस चुनौती को स्वीकार करे, वह शीघ्र ही राष्ट्र का नव निर्माण करने के लिए सिद्ध हो। संभव है कि इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए शिक्षक को सत्ताओं से भी लड़ना पड़े, पर स्मरण रहे कि सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो भी शिक्षक संकोच न करे। आवश्यकता मात्र आवाहन की है। चंद्रगुप्त अपनी सेना को लेकर यवनों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए आगे बढ़ा। भारत में यवनों की हार हुई, चंद्रगुप्त सम्राट बना। चाणक्य के मार्गदर्शन में विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और चाणक्य अपने प्रभावशाली चरित्र से संसार के इतिहास को बदलता गया। चाणक्य को कुटिल और स्वार्थी भी माना जाता है, परंतु उसका स्वार्थ क्या था? उसका स्वार्थ था कि खंड खंड में बटा भारत एक महान संगठित राष्ट्र बने।
शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। मैं समय हूं। मैंने चाणक्य के चरित्र को सार्थकता से समझा है। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई नियमों का उल्लंघन किया। उसने अपना लक्ष्य तो पा लिया, पर क्या नैतिक और सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना उचित है? इस विडंबना का समाधान कौन करेगा? चाणक्य अच्छा था या बुरा? विचार करें।